मैं आशा करता हूँ कि जो आपने जनरल पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी और हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी है वो अच्छे से कर ली होगी। तो अगर आपने वो अच्छे से कर ली है, ईवीएस की पेडागोजी आपको बहुत आसान लगेगी, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। तो ईवीएस में हम जानते हैं कि 15 नंबर का हमें कंटेंट आता है, पेपर वन में 15 नंबर की पेडागोजी। कंटेंट हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा, दानिश सर ने पढ़ाया है। मैं आपको अब जो ये 15 नंबर की पेडागोजी होती है ये मैं आपको अच्छे से कवर करवाने वाला हूँ। तो ये आपका पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी का सिलेबस है। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है, हम उनको शायद कंबाइन करके कवर करेंगे, पर ओवरऑल मैं सारा सिलेबस कवर करूंगा और जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि आपका ये टॉपिक है एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, अप्रोचेस। ये रिलेटेड टॉपिक्स, हम इनको एक टॉपिक में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देखते हैं जब ये टॉपिक कवर करेंगे तो शायद इनको अलग अलग तरीके से ही कर दें या फिर एक ही वीडियो में कर दें। और जैसे आपका ये टॉपिक है इंटीग्रेटेड ईवीएस और रिलेशन ऑफ ईवीएस विद साइंस एंड सोशल साइंस, ये भी आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मेरे हिसाब से तो एक ही टॉपिक है, गलती से उन्होंने दो बना के डाल दिए हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। कंबाइन करके मतलब एक चैप्टर में, उस एक चैप्टर में दो वीडियोस भी हो सकते हैं, तीन भी, एक भी। मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, उस चैप्टर में शायद वीडियो चार भी हो। वीडियो तो शायद जैसे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस है, इस चैप्टर में भी दो वीडियो बन जाए। ठीक है, तो चैप्टर्स शायद कुछ सिलेबस के जो पोर्शन है उनको कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया जाए। उसमें वीडियोस चाहे दो हो तीन हो वो अलग बात है, तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो व्हाट इज ईवीएस? ईवीएस में देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, कीवर्ड क्या है, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज। कीवर्ड है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? हर बंदा एनवायरनमेंट का अलग मतलब बताएगा। आप ऐसा कीजिए, अपने घर में जितने लोग हैं उनसे जाकर एनवायरनमेंट का मतलब पूछिए, हर बंदा एनवायरनमेंट का अलग ही मतलब बताएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये बहुत एक फेमस कहावत है कि अगर हम कुछ लोगों के आंखों पे पट्टी बांध दें और उन्हें हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच करवाएं और उनसे पूछें ये तो ये क्या है, तो वो अलग अलग चीज बताएंगे। जैसे कि अगर एक आदमी की आंखों पर पट्टी बांधकर हाथी की पूंछ उसको पकड़ाएं तो वो बोलेगा कि रोप है, रस्सी है। अगर एक आदमी की आंखों पर पट्टी बांधकर हाथी की टांग पकड़ाएं तो वो बोलेगा पिलर है, खंबा है। अगर एक आदमी की आंख पर पट्टी बांधकर उसे हाथी की सूंड पकड़कर सूंड पकड़कर बताने को कहें कि ये क्या है, तो शायद वो बोले स्नेक है। तो एक ही चीज को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज कह रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें पूरा व्यू नहीं दिख रहा है। ऐसा ही कुछ एनवायरनमेंट को लेकर है। अब जितने लोगों से एनवायरनमेंट के बारे में पूछेंगे हर बंदा अपनी अलग राय देगा कि एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि उनको अच्छे से सारी नॉलेज है ही नहीं। उन्होंने दिमाग खोलकर कभी सोचा ही नहीं कि एनवायरनमेंट है क्या। अब एनवायरनमेंट है क्या? अगर आप किसी से पूछेंगे तो जो आम धारणा है, लोग बोलेंगे कि जो हमारे वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो एनवायरनमेंट है। कोई आदमी बोलेगा कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वो एनवायरनमेंट है। कोई बोलेगा कि जो पोल्यूशन हो रहा है वो एनवायरनमेंट है। तो ऐसे हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा कि एनवायरनमेंट है क्या। पर असलियत में ये सारी जो मैंने चीजें आपको बताई, ये हाँ एनवायरनमेंट का पार्ट जरूर है, लेकिन ये खुद में एनवायरनमेंट नहीं है। मतलब अगर कोई आपसे एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पूछे और हम बोलें कि पेड़, वृक्ष, जंगल, पोल्यूशन ये सब एनवायरनमेंट है, नहीं, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, पर हम ये नहीं कह सकते कि यही एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट आखिर है क्या? एनवायरनमेंट जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, वो चीज एनवायरनमेंट है। हमारी बॉडी की स्किन, क्लाउड्स और स्काई मतलब आसमान और उसमें जो बादल हैं जो हमारे आसपास, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, एयर है, वाटर है, सारा सारा यूनिवर्स। ठीक है, कोई भी चीज ले लीजिए, बिल्डिंग, रोड्स, पानी, हवा, बादल, आसमान, हमारी स्किन, गाड़ियां, पोल्यूशन, ट्रीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े, सारा कुछ ये हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो एक तरह पूरा यूनिवर्स हमारा एनवायरनमेंट है। हमारी फैमिली, हमारा नेबरहुड, हमारा सिटी, हमारा देश, पूरा वर्ल्ड, सारा कुछ एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, आप जितना चीजों को खोलते जाएंगे एनवायरनमेंट उतना बड़ा होता जाएगा।
अब एनवायरनमेंट बेसिकली दो टाइप का होता है। एनवायरनमेंट पूरा यूनिवर्स है वो ठीक है, पर एनवायरनमेंट दो टाइप का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो चलिए अब समझते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होते क्या हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट भी आगे दो तरह का होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मींस एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक आपने पढ़ा है साइंस में, नहीं भी याद है तो अब बता देता हूं। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब वैसी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, जैसे कि पानी, हवा, सॉइल, रॉक्स यानी कि पत्थर। तो जो भी चीजें जो जीव जंतु नहीं है, जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, वो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और इन्हीं एबायोटिक फैक्टर्स को हम फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। पानी, हवा, पहाड़, सॉइल, रॉक्स। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मतलब बायोटिक फैक्टर्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लांट्स को भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मानते हैं। तो एनवायरनमेंट हमारा दो टाइप का होता है, नेचुरल या सोशियो कल्चरल। नेचुरल एनवायरनमेंट आगे फिर दो तरह का होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जो कि नॉन लिविंग बींग्स हैं, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब जो कि लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े, या फिर ह्यूमन बींग्स खुद, हम जो जीव जंतु हैं, आप, मैं, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, ये भी सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ही आते हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है? अब देखिए, जब हम एक जगह पे रह रहे हैं, हमारी फैमिली है, नेबरहुड है, दोस्त हैं, स्कूल हैं, तो हम एक सोशल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहां पे हम लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, चाहे लड़ झगड़ कर रह रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ रह रहे हैं, एक सोशल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जब हम एक सोशल एनवायरनमेंट में मिलजुल कर रहते हैं, तो एक कल्चर बनता है। कल्चर का मतलब आप समझते हैं, मतलब उस जगह के ट्रेडिशंस, कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यूज बनते हैं, उसी को हम सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आप पंजाब में जाएंगे, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं आपस में, सोशली जो लोग रह रहे हैं, उनका एक अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशंस हैं, वो बैसाखी बनाते हैं, अलग कस्टम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे उनके फेस्टिवल्स अलग हैं, अलग तरह का पहरावा है, जुत्ती पहनते हैं, पठानी सूट पहनते हैं। और अगर आप साउथ में जाएंगे, तो वहाँ पे अलग तरह का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है, अलग वैल्यूज हैं, अलग त्योहार हैं, अलग पहनावा है। तो जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक जगह पे रहते हैं, डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं, तो उसी को हम सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि हमारे वैल्यूज, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, कस्टम्स, इन चीजों को डिफाइन करता है। वैल्यूज मतलब जैसे हमें सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करें, बड़ों की हेल्प करें, उसको हम वैल्यूज कहते हैं। ट्रेडिशंस मतलब हमारे फेस्टिवल्स, जैसे कि दिवाली बनाना, साउथ में पोंगल बनाते हैं। नॉर्म्स मतलब हमारे नॉर्म्स क्या हैं, जैसे इंडिया में ज्यादातर नॉर्म है वेजिटेरियन फूड खाने का। नॉन वेज भी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो वहां पे नॉर्म है नॉन वेज, हार्डली आपको कोई वेजिटेरियन मिलेगा। कस्टम्स मतलब हमारे कस्टम क्या हैं, जैसे कि इंडिया में कस्टम है कि जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद साड़ी पहनती हैं। तो ये सारे हमारे वैल्यूज, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स और कस्टम्स हैं, जो हमारे कल्चर से हमें मिलते हैं। और कल्चर कैसे बनता है? जब कुछ लोग आपस में मिलकर सोशली एक जगह रहते हैं, वो एक कल्चर को बनाते हैं। तो इस पूरे एनवायरनमेंट को हम सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अब ये एनवायरनमेंट की दोनों टाइप समझ आ गए होंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट क्या होता है, और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंडर फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या फर्क है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि क्या ये सारे जो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। इसका आंसर ये है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके बीच में बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत ज्यादा इनके बीच में इंटरेक्शन है, और ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना नहीं सरवाइव कर पाएंगे। अब सपोज कीजिए, किसी जगह का हवा पानी कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि वहां पे कैसे प्लांट्स उगेंगे, है ना। जैसे कि पंजाब में कनक ज्यादा उगाई जाती है, यूपी में ज्यादा गन्ना उगाया जाता है, वो इसीलिए कि वहां का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, वहां का जो हवा पानी या सॉइल है, वो डिसाइड करता है कि किस तरह की फसल वहां पे उगाई जाएगी। इसी तरह किसी जगह का फिजिकल एनवायरनमेंट ये डिसाइड करेगा कि आपका कल्चरल एनवायरनमेंट या सोशल कल्चर एनवायरनमेंट क्या होगा। जो लोग पानी के साथ रहते हैं, मतलब बीचीज पे रहते हैं, जहाँ पे समुंदर लगता है, वो ज्यादा सी फूड खाते हैं, तो वहां का कल्चर क्या बन जाता है कि वो ज्यादा सी फूड खाने लग जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हवा पानी डिसाइड करता है कि कैसे
फसल उगेगी या कैसे प्लांट्स या एनिमल्स होंगे वहां पे। इसी तरह हवा पानी डिसाइड करेगा कि आपका ईटिंग कल्चर क्या है, आप क्या खाएंगे। तो इसी तरह ये आपस में जो सारे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं ये बहुत एक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर किसी भी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट का कुछ नुकसान होता है तो बाकी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में भी उसका असर दिखेगा। तो ये हमने समझा एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट किस टाइप का होता है, उनमें आपस में कैसे इंटरेक्शन है। अब मुद्दा ये उठता है कि एनवायरनमेंट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ईवीएस की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो हमने ये समझ लिया एनवायरनमेंट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट में क्या रोल है। एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल है। जब से बच्चा पैदा होता है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का उसकी डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस होता है। पैदा होते ही सबसे पहले वो अपने मम्मी पापा भाई बहन से बहुत सारी चीजें सीखता है, फिर अपने नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस से बहुत सारी चीजें सीखता है, स्कूल जाता है वहां से टीचर और दोस्तों से बहुत सारी चीजें सीखता है, फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है शहर में और लोगों से मिलता है और दूसरे शहरों में जाता है, दूसरे देशों में जाता है। तो धीरे धीरे उसका जो एनवायरनमेंट का स्कोप है वो बढ़ता जाता है, मतलब वो और एनवायरनमेंट में और आगे आगे बढ़कर चीजों को एक्सप्लोर करता है। और जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट को और एक्सप्लोर करता है, सारी चीजों से जो जब वो इंटरेक्ट करता है कहीं ना कहीं वो चीजें उसकी डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस डालती हैं, है ना। हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है हमें एक अच्छा इंसान बना देगा। फिर हम एक अच्छी कंपनी में जॉब ले लें, फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो शायद हमें और ज़्यादा स्किल्ड बना देगा, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देगा कि हम आगे जाके शायद कुछ और बड़ा कर पाएं। तो एनवायरनमेंट का कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस होता है वो, और छोटे होते से जब तक हम मर नहीं जाते एनवायरनमेंट का हमारी डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है। तो अब मैं थोड़ा आपको और डिटेल में समझाता हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट का हमारी डेवलपमेंट पे कैसे असर पड़ता है। जैसे कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, पानी, हवा, सॉइल, रॉक्स, इनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि डिफरेंट सीजन्स के बारे में, गर्मी सर्दी क्या है, बारिश क्या होती है, ठंड क्या होती है, आसमान क्या होता है, सूरज क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, ये सारी चीजें हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से ही इंटरेक्ट करके सीखते हैं। अगर आप किसी बच्चे को पैदा होते ही एक कमरे में बंद कर देंगे और उसको फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों के बारे में जान ही नहीं पाएगा कि गर्मी सर्दी बारिश हवा सूरज चांद ये क्या होते हैं। फिर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा हम सीखते हैं। जब हम अपने आसपास एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं तो उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना। आप जरा सोच के देखिए, आज की डेट में जो भी आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता है कहीं ना कहीं वो आपने उनसे इंटरेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप बचपन से ही उनको कभी देखते ही नहीं, ना प्लांट्स को ना एनिमल्स को, तो आप बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जो नॉलेज रखते हैं, जो थोड़ा बहुत आपको पता है, वो बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट पे असर डालता है। और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट तो हमारी डेवलपमेंट पे असर डालता ही है। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कस्टम्स, नॉर्म्स, बिलीव्स। तो जो हमारे एक सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, हमारे कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज सुनाई जाती हैं, फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, गेट टुगेदर्स की जाती हैं, गाने गाए जाते हैं त्योहारों पे, शादियों पे, उससे कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। हमारे दिमाग में हमारी कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे बैठती हैं, क्योंकि हम अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, शादियों में जाते हैं, त्योहार बनाते हैं, गाने सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं। तो ये सारे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है जो हमारी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी हमने अच्छे से समझ लिया है कि एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरनमेंट का बच्चे की डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। अब ईवीएस जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज है, इसका मतलब क्या है, ईवीएस में क्या पढ़ाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएस में साइंस पढ़ाई जाती है और सोशल स्टडीज पढ़ाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज बेसिकली इंटीग्रेटेड स्टडी है साइंस की, सोशल साइंस की और एनवायरमेंटल एजुकेशन की। साइंस मतलब ट्रेडिशनल साइंस, जिसमें हम बताते हैं कि कौन से लॉज हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
कि इंडिया का मैप कैसा है, हर जगह पे कौन कौन सी सोशल मूवमेंट्स हुई हैं, जो कि हिस्ट्री आ जाएगा। तो इस तरह सोशल साइंस में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, साइंस में हम ट्रेडिशनल साइंस पढ़ते हैं, कंसेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, और इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल स्टडीज इन तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर कर एक सब्जेक्ट बनाया गया है जो कि छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, बल्कि ये तीनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके इस तरह से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को पता भी नहीं लगता और बहुत आसानी से वो थोड़ा बहुत साइंस के कंसेप्ट भी सीख जाते हैं, सोशल साइंस के भी और एनवायरमेंटल एजुकेशन के भी, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि कैसे एनवायरमेंटल स्टडीज में इन तीनों को इंटीग्रेट कर कर बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और छोटे बच्चों के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप साइंस डिसिप्लिन को लें, उसमें अगर आप वाटर के बारे में पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि वाटर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, बर्फ हो गई, पानी हो गया, क्या कलर होता है, वाटर का टेस्ट होता है, वाटर की क्या स्मेल होती है, वाटर की क्या क्या प्योरिटी लेवल्स होते हैं, ये सारा कुछ आप साइंस में पढ़ाएंगे, है ना। फिर आप वाटर में जो फोर्स लगती है वो भी पढ़ा सकते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग, जब कोई चीज फ्लोट करती है वो पानी के नीचे चली जाती है, ऊपर तैरती है, उस पर प्रेशर आता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, वो सारा कुछ हम साइंस में पढ़ते हैं। सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंस में या तो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे या ज्योग्राफी के बारे में, जैसे कि वाटर के क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं, वाटर को लेकर कौन कौन सी आज तक सोशल मूवमेंट्स हुई हैं, ठीक है। और जो लोग पानी के साथ रहते हैं, नदियों के पास रहते हैं, बीचेस के पास रहते हैं, समुंदर के पास रहते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल होता है, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, ये सब जो हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो हम सोशल साइंस का पार्ट लेकर चलते हैं। तो अगर हम वाटर के बारे में साइंस में पढ़ेंगे तो कुछ डिटेल में जाके उसके ये टेक्निकल डिटेल्स पढ़ेंगे, कलर, टेस्ट, स्मेल, प्योरिटी, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, जो लोग पानी के नज़दीक रहते हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या एग्रीकल्चर है, ठीक है। और वाटर से रिलेटेड कौन कौन सी सोशल मूवमेंट्स हुई हैं, ये सब हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाते हैं तो उसको हम अपनी एक सीमलेस इंटीग्रेशन कर कर पढ़ते हैं, उसमें हम डिफरेंस नहीं रखते हैं कि ये हम वाटर को साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं या सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो ईवीएस में क्या होता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाएगी, ये नहीं सोचा जाता है कि ये साइंस पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस। वाटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। जैसे कि ईवीएस में पढ़ाया जाएगा कि वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, हम घर में वाटर को किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। वाटर को हम एनिमल्स के साथ कैसे यूज करते हैं, उनको नहलाने के लिए, पिलाने के लिए। जब हमारे घर में वाटर शॉर्टेज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बाहर से पानी लाते हैं या वाटर को हम स्टोर करके रखते हैं फिर उसको यूज करते हैं। वाटर के कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो पानी में खेले जाते हैं, वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जहां पे कहीं ना कहीं हम साइंस और सोशल साइंस को टच कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं, उनके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चे को ये चीजें पढ़ाते हुए हम जो मेन ध्यान रख रहे हैं वो ये है कि बच्चा इन चीजों को समझे और अपनी डेली लाइफ से, रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट कर कर समझे, क्योंकि ईवीएस छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है और छोटे बच्चों को अगर आप उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके चीजों के बारे में बताएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में आया हुआ है। Which one of the following statements on EVS is in accordance with NCF 2005? के NCF 2005 के मुताबिक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट EVS के लिए सही है? EVS to be taught as EVS Science, EVS Social Sciences 1 to 5th के हम EVS को EVS Science और Social Science की तरह पढ़ाएंगे 1 to 5th में, गलत है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि EVS इंटीग्रेटेड है, हम उसको ऐसे करके नहीं पढ़ाते कि ये EVS Science है, EVS Social Science है। EVS इंटीग्रेटेड है, उसमें कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। EVS to be taught as EVS Science, EVS Social Sciences classes 1 to 2 but as composite area of study 3rd to 5th, ये भी गलत है। 1 to 5th में EVS को एक ही सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है जो कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज का, एनवायरमेंटल एजुकेशन का, सॉरी।
देन ईवीएस टू बी टॉट एज कॉम्पोजिट एरिया इन क्लासेस 1 to 5 के ईवीएस को हम एक कॉम्पोजिट यानी कि इंटीग्रेटेड एरिया की तरह पढ़ाएंगे, जिसमें हम साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बताएंगे। ये बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होना चाहिए। एक बार चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। ईवीएस to be taught as composite area in 1 and 2 but as EVS science and EVS social science in 3rd to 5th, ये भी गलत है। EVS को हम 1 to 5th से लेकर एक कॉम्पोजिट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं, एक ही सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन है साइंस का, सोशल साइंस का और एनवायरमेंटल एजुकेशन का। इसके बारे में मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट बच्चे की डेवलपमेंट पे कैसे असर डालता है, और ईवीएस में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे एक इंटीग्रेटेड वे में हम साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। पर ईवीएस को हम छोटी क्लासेस में पढ़ाते ही क्यों हैं? सबसे पहले तो वही है कि ईवीएस में हम क्या करते हैं, बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं ताकि वो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर कर चीज़ों को समझ पाए। तो ईवीएस में कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट से रिलेट कर कर इंटरेक्ट करवा कर पढ़ाते हैं। और एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन है उसके जो हमने फायदे हैं वो आपको पहले ही बता दिए हैं कि एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये मैंने आपको पहले समझाया था और ये भी मैंने आपको समझाया था। तो कहीं ना कहीं ईवीएस को जब हम प्राइमरी स्टेज पर पढ़ाते हैं, छोटी क्लासेस पे पढ़ाते हैं, तो बच्चा जब एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर कर डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीखता है तो उसकी डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस होता है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि हम ईवीएस को प्राइमरी स्टेज पे क्यों पढ़ाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ईवीएस में हम इंटीग्रेटेड स्टडी कराते हैं, हम डिसिप्लिन वाइज नहीं पढ़ाते हैं कि वाटर को साइंस की तरह पढ़ाओ तो वो तो साइंस हो जाएगी, वाटर को सोशल साइंस की तरह पढ़ाओ तो वो सोशल साइंस हो जाएगी। ऐसे नहीं करते हैं। वाटर को एक थीम लेके चलेंगे, या फूड को एक थीम लेके चलेंगे, या शेल्टर को एक थीम लेके चलेंगे, और उस थीम में हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा डिसिप्लिन पढ़ा रहे हैं। हम एक इंटीग्रेटेड स्टडी कराएंगे जिसमें थोड़ा बहुत साइंस भी टच किया जाएगा, थोड़ा बहुत सोशल साइंस भी टच किया जाएगा और थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल एजुकेशन भी टच किया जाएगा। वाटर के केस में आप साइंस पढ़ाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चे को थोड़ा बहुत बता देंगे कि वाटर का क्या टेस्ट होता है, क्या स्मेल होती है। सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो आप वाटर वाटर के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बता देंगे। बच्चे को थोड़ा सा आप एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ाएंगे वाटर से रिलेटेड, तो आप बताएंगे कि वाटर को कैसे कंजर्व करना चाहिए, वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है। तो इस तरह आप एक थीम लेकर डिफरेंट डिसिप्लिन के अक्रॉस इंफॉर्मेशन देंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, साइंस है या सोशल साइंस है या एनवायरमेंटल एजुकेशन है। आप एक थीम को लेकर चलेंगे। ठीक है। तो इससे बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। वो बिना चीजों की डिटेल में जाए या बिना ये सोचे कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो ओवरऑल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर कर एनवायरनमेंट के बारे में सीख सकता है। तो जब वो फूड वाटर के बारे में पढ़ेगा तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में सीखेगा। ठीक है। फिर कहीं ना कहीं वाटर हमारी सोशियो कल्चरल जो एनवायरनमेंट है उससे भी रिलेटेड है कि हम वाटर को कैसे यूज करते हैं, वाटर का हम पानी की पूजा भी करते हैं, पानी को सूरज को भी देते हैं। तो इससे बच्चा डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड, वैल्यूज, कस्टम्स और ट्रेडिशन सीखेगा जो कि उसकी लाइफ में आगे जाके बहुत काम आएंगे। तो ईवीएस को प्राइमरी स्टेज पे पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो यही है कि एक तो ईवीएस में हम बच्चे को एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करवा कर पढ़ाते हैं, जिससे वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसकी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है ना। और दूसरा यही कि जब हम डिफरेंट थीम्स लेकर बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में ही नहीं बल्कि एटीट्यूड्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस के बारे में भी सीखता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। और जब बच्चा इन कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन के बारे में जानता है कि आपस में कैसे क्लोजली रिलेटेड है, तो बच्चे को पता लगता है कि इनमें कैसे एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल डिपेंडेंस है। और जब वो इनके आपस में रिलेशन और डिपेंडेंस को समझ सकता है तो वो आगे जाकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो कि हमारी हैं, जैसे कि पानी का पोल्यूट होना, फॉरेस्ट का खत्म होना, जानवरों को मारना, उनकी पूरी क्या कह सकते हैं हम कि उनके पूरे परिवारों को खत्म करना, के जैसे कुछ जंगलों में अब शेर है ही नहीं, है ना। तो इस तरह की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा जब वो इस इंटरेक्शन को समझ पाएगा। अगर वो इन प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा तो इनके अच्छे सॉल्यूशंस भी ढूंढ पाएगा। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एज पर एनसीएफ के। एनसीएफ के मुताबिक ईवीएस को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो ऑलमोस्ट एक तरह की रेपिटेशन होगी जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अभी तक हमने क्या समझा है कि ईवीएस हमें क्यों पढ़ना चाहिए,
क्योंकि ईवीएस पढ़ते हुए हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, है ना। ईवीएस पढ़ते हुए हम अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो हम एटीट्यूड्स, वैल्यूज, कस्टम सीख जाते हैं। और हम एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल कंपोनेंट या सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम समझ जाते हैं, जिसके कारण हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं और उनके ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस निकालने लगते हैं। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट है जो हमने ईवीएस पढ़ने के बेनिफिट्स में पढ़े थे। अब जो एनसीएफ कहता है कि ईवीएस पढ़ाने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं। सबसे पहला कि बच्चे में आप क्यूरियोसिटी लाएं, क्रिएटिविटी लाएं, ताकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को जानने के लिए उत्सुक हो। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या मतलब कि उसके आसपास जो हवा है, पानी है, पहाड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको जानने के लिए वो उत्सुक हो, है ना। वो कब होगा? जब आप उसको उन चीजों से इंटरेक्ट करने के लिए बोलेंगे, जाके बोलेंगे कि इनको टच करो, फील करो, तब उसमें अपने आप से एक उत्सुकता आएगी कि वो इनके बारे में जाने। तो ये तो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हो गया। दूसरा है कि आप उसको उसके सोशल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करवाएं, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे अपनी फैमिली से बाहर निकल के, नेबरहुड से बाहर निकल के, स्कूल, फिर उससे बाहर निकल के सिटी, कंट्री, फिर वर्ल्ड में इंटरेक्ट करे और अपनी एक डेवलपमेंट करे। और जब वो ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड्स, वैल्यूज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी सीखता है। और एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चे को इस तरह से एक आप मतलब एजुकेशन दीजिए ताकि वो क्यूरियस हो अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए। और जब वो ऐसा करेगा तो उसमें एटीट्यूड, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस अपने आप जाकर बैठ जाएंगे। तीसरा, एनसीएफ कहता है कि जो भी आपने नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को बच्चे से इंटरेक्ट करवाया है, या बच्चे को इनसे इंटरेक्ट करने के लिए मोटिवेट किया है, फिर जब बच्चा इनसे इंटरेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं वो ये भी समझेगा कि इनकी आपस में क्या डिपेंडेंसी है, क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है। जो कि मैंने आपको पहले समझाया था कि जो आपका हवा पानी है वो डिसाइड करेगा कि वहां पे कैसी फसलें होंगी, कौन से पेड़ पौधे उगेंगे। जो आपका हवा पानी है वो डिसाइड करेगा कि आप क्या खाएंगे। अगर आप समुद्र के पास रहते हैं तो आप सी फूड खाएंगे। तो जो ये नेचुरल और सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन है, बच्चा उसको भी समझेगा। और जब बच्चा इस इंटरेक्शन को समझेगा तो एनसीएफ कहता है कि आप उसके अंदर कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर एक एक ज्योति जलाएंगे, ठीक है। जब वो इस इंटरेक्शन को समझेगा तो वो देखेगा कि इंसान कैसे जानवरों को मार रहा है खाने के लिए, कैसे पेड़ों को काट रहा है घर बनाने के लिए। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर अवेयरनेस पैदा होगी कि हाँ, हमारे आसपास कितने एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो हमारी फर्दर जो जनरेशन होने वाली है उसके लिए अच्छे नहीं है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एनसीएफ कहता है टीचिंग ऑफ ईवीएस के लिए जरूरी हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चे को, है ना। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस होना काफी नहीं है। हमें पता है कि ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज से अवेयर करना एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन साथ ही साथ ईवीएस स्टडी के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि बच्चे में हम वैल्यूज और एटीट्यूड मतलब उजागर करें, ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मोटिवेटेड हो। और फिर प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करने के लिए वो मोटिवेटेड हो जाए तो कुछ एक्शंस लेके वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है। तो सिर्फ अवेयरनेस करने से कुछ नहीं होगा कि आपने अवेयर कर दिया कि ये हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पानी पल्यूट हो रहा है, हमारे जानवरों को मारा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये काफी नहीं है। आपको बच्चों में वैल्यूज और एटीट्यूड उजागर करने पड़ेंगे ताकि वो मोटिवेटेड हो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और फिर कुछ एक्शंस भी लें ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो एनसीएफ ने ये तो बता दिया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, साथ में ही एनसीएफ में ये भी बताया जाता है कि बच्चे को ईवीएस कैसी पढ़ाई जानी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चा छोटा है तो उसको स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, मतलब एक बुक देकर बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसको अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाओ ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखे, चीजों को एक्सप्लोर कर कर सीखे। जब वो चीजों को एक्सप्लोर करेगा, टच करेगा, फील करेगा, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा, तब वो अच्छे से सीख पाएगा अपने एनवायरनमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट्स करे, है ना। बुक से, किताबों से पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, माइक्रोस्कोप मतलब जो अपना ये
गिलास होता है जिससे चीजें बड़ी हो जाती हैं, उसको गार्डन में लेके जाए, फूल पत्तों को देखे, घास को देखे, कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे। ऐसा करने से वो जब चीजों को अपने आप से करेगा, अपने हाथों से करेगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, एनवायरनमेंट से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। और बच्चे को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक ही पढ़ाना चाहिए, एनसीएफ ने ये भी कहा है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड तरीके में उसके एक्सपीरियंस के, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, के जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, उसी को लेकर आप उसको एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके में पढ़ाएं, तो ये जरूरी है कि आप उसके इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ाएं। जिन चीजों में उसका इंटरेस्ट है, जिन चीजों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है, जिन चीजों को वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, उन्हीं चीजों को लेकर आप उसको एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करवाएं, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीख पाए। तो ओवरऑल एनसीएफ ये कहता है कि अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाएं, उसको उसके एक्सपीरियंस को ही यूज करके पढ़ाएं, एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट से पढ़ाएं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस दिया गया है, ना कि किताबों पे फोकस दिया गया है। इसके अलावा एनसीएफ में कुछ और चीजें भी कही गई हैं, जैसे कि बच्चों को जो हमें सिखाना चाहिए वो रीडिंग, डिस्कशन, लिसनिंग, थिंकिंग, इन चीजों को यूज करके सिखाना चाहिए। हम इनके बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इन 2 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए कि बच्चे की लर्निंग जो भी स्कूल में करवाई जा रही है एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट करके, वो अच्छी लर्निंग तभी होगी जब वो उस लर्निंग को जाकर स्कूल से बाहर जाकर अपने स्कूल के बाहर के एनवायरनमेंट में भी उस लर्निंग को अप्लाई कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है, क्योंकि जो उसकी स्कूल में लर्निंग हो रही है, जब तक जाके वो अपने घर वाले या स्कूल के बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं अप्लाई करेगा, नहीं यूज करेगा, तब तक उसकी प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लर्निंग उसकी स्कूल में हो रही है, उसी लर्निंग को बाहर के एनवायरनमेंट से भी मर्ज किया जाए, इंटरेक्ट किया जाए। और साथ में ये भी कहा गया है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो अपने आप से कुछ चीजों को करें, क्योंकि जब वो करेंगे तो लर्निंग बाय डूइंग होगी। चीजों से इंटरेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी हैं। जैसे जैसे वो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके डाउट्स क्लियर होंगे, वो और एक्सप्लोर करेंगे और मोटिवेटेड फील करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट्स करें। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपने जो स्कूल में जो भी सीखा है एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर कर, उसको आप बाहर, स्कूल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो आपके घर का या नेबरहुड का एनवायरनमेंट है, उसमें भी यूज करें। मतलब दोनों चीजों को आपस में इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करवाएं, स्कूल के एनवायरनमेंट को और घर के एनवायरनमेंट को। और दूसरा, बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अपने आप से बहुत सारी चीजें करें, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करें। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? के इनमें से कौन सी जो चीज है वो, या कौन सी स्टेटमेंट है जो एनवायरमेंटल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, नहीं, ये तो है, मैंने अभी पढ़ा है। टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अबाउट सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ये भी है कि हमें बच्चे को उजागर करना चाहिए कि वो अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करे, उसके बारे में सीखे, ताकि अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज के बारे में सीख पाए। टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू अ चाइल्ड फॉर एक्वायरिंग स्किल्स ऑफ रिकॉल एंड मेमोराइजेशन, क्या बच्चे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपने अंदर मेमोराइजेशन की स्किल बना पाए? ये गलत है। मेमोराइजेशन की स्किल तो होगी कि आप बच्चे को रट्टा लगाने की स्किल सिखा रहे हैं, ऐसा कहीं भी एनवायरमेंटल स्टडीज के ऑब्जेक्टिव में नहीं कहा गया है, तो ये इसका आंसर गलत है। और लीस्ट अप्रोप्रिएट मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक नहीं है, और वो स्टेटमेंट नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। which one of the following the national curriculum framework does not propose in context of EVS teaching? के एनसीएफ के मुताबिक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ईवीएस टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है? थीमेटिक अप्रोच मतलब थीम्स के मुताबिक पढ़ाना चाहिए, फूड, वाटर, जो मैंने आपको बताया था, रेदर देन थिंकिंग के हमें एक डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाना है, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन, हम एक थीम को लेकर चलते हैं और एक इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं। तो पहली ऑप्शन तो सही है, एनसीएफ ये कहता है। लिंकेजेस विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कंटेक्स्ट, ये भी है कि हमें बच्चे को जो भी चीज पढ़ानी चाहिए अनस्ट्रक्चर्ड वे में और बच्चे के एक्सपीरियंस के मुताबिक पढ़ानी चाहिए, तो ये भी एनसीएफ प्रपोज करता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स करें, ये भी सही है। फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, ये गलत है। एनसीएफ कभी नहीं कहता कि आपको टेक्निकल टर्म्स या जार्गन्स सीखने चाहिए। एनसीएफ तो ये कहता है कि भैया आराम से जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सप्लोरेशन करिए और अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट
करते हुए सीखिए। तो चौथा ऑप्शन एनसीएफ नहीं प्रपोज करता है, इसीलिए ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट रिलेटेड टू ईवीएस टीचिंग इन प्राइमरी क्लासेस, के इनमें से कौन सा ईवीएस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट में जो त्रुटियां हैं, मतलब कमियां हैं, इश्यूज हैं, उनके प्रति सेंसिटिविटी, उनके प्रति उजागर होना चाहिए, ये ईवीएस का ऑब्जेक्टिव है। तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट। टू मेमोराइज बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, के जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको रट्टा मारिए, मेमोराइज कीजिए, ये गलत है। ईवीएस तो कहता है आप अपने मुताबिक एक्सपीरियंस कीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर कर सीखिए, कभी भी रट्टा मारने के लिए नहीं कहा कहता है। तो दूसरा ऑप्शन ईवीएस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नेचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट, के एनवायरमेंट स्टडीज के जो नेचर है या उसके जो ऑब्जेक्टिव है उनके मुताबिक इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर, चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, के एनवायरमेंटल स्टडीज की नेचर या ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक बच्चों को हमेशा कम गलतियां करनी चाहिए, ये गलत है। क्योंकि एक तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज में तो ये कहा गया है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए, जो भी चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं करें। तो जब आप ये एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो बहुत सारी गलतियां भी करेंगे, उनसे भी सीखेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक्स, मेरे हिसाब से ये एक एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं एडवोकेट करता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट है कि एनवायरमेंटल स्टडीज के एडवोकेट नहीं करता है। हम एक बार तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाय डूइंग, के बच्चों को अपने आप चीजों चीजों को करने के लिए, अपने हाथों से चीजों करने के लिए जगह देनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो चीजों को कर कर सीखें, ये भी सही है, तो ये इसका आंसर नहीं है। चिल्ड्रन आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, के एनवायरमेंटल स्टडीज कहता है कि बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ये भी सही है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज क्या नहीं कहता है कि बच्चे कम गलतियां करें, एनवायरमेंटल स्टडीज तो कहता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो, गलतियां होती हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियों से भी सीखो। ये एनवायरमेंटल स्टडीज कभी नहीं कहता कि बच्चे कम गलतियां करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbooks for EVS for 1 and 2, class 1 and 2, the most appropriate reason for this, कि NCF 2005 के मुताबिक EVS जो EVS का जो करिकुलम है, मतलब 1 एंड 2 के लिए ना तो कोई EVS का करिकुलम बनाया गया है, ना ही कोई टेक्स्ट बुक बनाई गई। EVS पढ़ाया जाता है पर बिना किसी करिकुलम के और बिना किसी टेक्स्ट बुक के, इसका क्या रीजन है? EVS इज ओनली फॉर क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स, ये गलत है, EVS 1 to 5th के लिए पढ़ाई जाती है। लर्नर्स इन 1 and 2 कैन नॉट रीड एंड राइट, ये भी गलत है भैया। 1 और 2 क्लास में अगर मैथ की बुक है तो EVS की बुक भी तो हो सकती है, लेकिन दी नहीं जाती, क्या रीजन है? टू प्रोवाइड कंटेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में सीखें। आप गार्डन में हैं तो गार्डन में चीजों से इंटरेक्ट कर कर फूलों के बारे में सीखें, पत्तों के बारे में सीखें। अगर आप मैदान में हैं तो आप मिट्टी को देखकर कुछ सीखें, ठीक है। अगर आप पहाड़ों में हैं तो पहाड़ों को देखकर कुछ सीखें। तो आप जैसे एनवायरनमेंट में हैं उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर कर आप सीखें, आपको किताबों की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए क्लास 1 और 2 में कोई किताब नहीं दी जाती ईवीएस की, ये बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज, के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ईवीएस पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है? लर्निंग इन क्लासरूम मस्ट बी लिंक टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये जरूरी है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी आप स्कूल में सीख रहे हैं वो स्कूल्स के एनवायरनमेंट से जब बाहर जाते हैं वहां अप्लाई करें, दोनों एनवायरनमेंट को रिलेट करें। तो पहला ऑप्शन तो ऑब्जेक्टिव है, ये इसका आंसर नहीं है। टीचर्स मस्ट इंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, कि टीचर्स को क्लासरूम में पूरा डिसिप्लिन करके रखना होगा, ये गलत है। एनसीएफ तो कहता है कि आप आराम से चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, चीजों को कर कर देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो उसमें डिसिप्लिन की बात कहीं आती नहीं। अगर आप डिसिप्लिन करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि एक ही जगह बैठे रहो और शोर मत मचाओ, कुछ एक्सप्लोरेशन मत करो, तो वो तो एनसीएफ नहीं कहता है या ईवीएस नहीं कहता है, ठीक है। तो ईवीएस टीचिंग का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि क्लास में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखा जाए, बल्कि ईवीएस टीचिंग का तो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को फ्रीडम दी जाए, फ्रीडम टू एक्सप्लोर थिंग्स, फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट,
है ना, फ्रीडम टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। तो दूसरा ऑप्शन वो गलत है कि क्लास में सख्त डिसिप्लिन रखना है, ये ईवीएस का ऑब्जेक्टिव नहीं है प्राइमरी स्टेज पे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेजेस, के प्राइमरी स्टेज पे ईवीएस पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। अब आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन ईवीएस या एनसीएफ के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, या एक ही बात है, या ईवीएस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसी से रिलेटेड आए हैं। तो अगर आप वो थोड़ा सा पोर्शन भी अच्छे से कर लें तो एग्जाम में ये 1-2 मार्क्स आपके पक्का आ जाएंगे। One of the major objectives of teaching EVS at primary stage is to develop in-depth understanding of basic concepts of the subject। नहीं, कौन कहता है कि EVS पढ़ाने का मकसद है कि आप सारे कंसेप्ट्स को इन डेप्थ समझ जाएं। EVS तो आपको सिर्फ चीजों को मतलब इंटरेक्ट समझने के लिए, कि आप उसको इंटरेक्ट करके एटलीस्ट सीखें कि आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या है, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, चंद्रमा है, आसमान है, इसलिए आपको पढ़ाई जाती है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं पढ़ाई जाती है। तो पहला इसका आंसर नहीं होगा। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर स्टडी एट नेक्स्ट स्टेज, कि स्टूडेंट्स अगली स्टेज पे जाके कुछ बड़ा कर पाए, इसलिए एवीएस पढ़ाई जाती है, नहीं। हेल्प लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ईवीएस पढ़ाई ही इसीलिए जाती है कि आप अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर कर एनवायरनमेंट के बारे में सीख पाए। और इसका मतलब यही है कि आप अपने क्लासरूम में या स्कूल में जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर कर सीख रहे हैं, उससे आप बाहर जाके भी अप्लाई कर पाए, अपने घर में जाके भी अप्लाई कर पाए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। National Curriculum Framework 2005 strongly recommends that teaching of EVS at primary stage should primarily aim at, कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, वो ईवीएस की जो स्टडी है उसके लिए क्या रिकमेंड करता है। डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, के हमें ईवीएस पढ़ाकर बच्चे को बेसिक कंसेप्ट सिखा देनी चाहिए, नहीं, क्योंकि कंसेप्ट की तो कोई बात ही नहीं आ रही। ईवीएस में तो बस होता है कि आप एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करें और एनवायरनमेंट के बारे में जानें, कोई भी प्रिंसिपल या थ्योरीज आपको नहीं सिखाई जाती हैं। मेमोराइजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट, के आप सब्जेक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ रेकमेंड करता है कि ईवीएस के थ्रू आप उनको रट्टा लगा लें, मेमोराइज कर लें, नहीं, ये भी गलत है। लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि एनसीएफ रेकमेंड करता है कि ईवीएस के थ्रू आप अपनी क्लासरूम लर्निंग को अपनी रियल लाइफ से, आपकी जो स्कूल के बाहर जिंदगी है उससे कनेक्ट करें, दोनों में कुछ इंटरेक्शन लाएं, स्कूल एनवायरनमेंट और आपके घर या नेबरहुड के एनवायरनमेंट में। तभी आप एक अच्छी एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर पाएंगे और एनवायरनमेंट से अच्छी चीजें सीख पाएंगे। ये बिल्कुल सही है, एनसीएफ ये रिकमेंड भी करता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था और ये काफी क्वेश्चंस में भी हम यही पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्कूल, के इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है ईवीएस पढ़ाने का प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी स्टेज में। टू मेक लर्नर्स अवेयर ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशंस, नहीं। टू असेस टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ईवीएस, नहीं। टू इन्फॉर्म लर्नर्स अबाउट बुक्स दे शुड रीड टू एक्सपैंड देयर नॉलेज, नहीं। टू कनेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन स्कूल विद आउटसाइड वर्ल्ड, यही बार बार क्वेश्चंस में ऑप्शन आ रहा है कि हम स्कूल की लर्निंग को बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करें, लिंक करें, ये ईवीएस का एक ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, स्कोप ऑफ ईवीएस, कि ईवीएस पढ़ाने का स्कोप क्या है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने पढ़ा था कि ईवीएस अब पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो स्कोप भी सेम ही है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ईवीएस का क्या स्कोप है। ये माना जाता है कि ईवीएस पढ़ाने का जो मकसद है वो ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखें, मतलब अपने नेचुरल एनवायरनमेंट और अपने सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, जो भी आपके कस्टम्स हैं, जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, उनके बारे में सीखें। और जब आप इस एनवायरनमेंट के बारे में सीख रहे हैं तो कहाँ से सीखेंगे, एनवायरनमेंट से ही। जब आप इस एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, हवा पानी को फील करेंगे, अपने फेस्टिवल्स, गाने, शादियां अटेंड करेंगे, तो आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीख जाएंगे। तो लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट में बारे में सीख रहे हैं और एनवायरनमेंट से ही सीख रहे हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके ही सीख रहे हैं। और लास्ट है लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट के लिए सीख रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए सीखने का क्या मतलब है कि जब आप एनवायरनमेंट से उसके बारे में ही सीखते हैं तो आप एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयर हो जाते हैं, फिर आप एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो आप बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए ही लर्निंग कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ईवीएस का स्कोप है कि आप एनवायरनमेंट के बारे में जाने और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके ही जाने और उसका यूज आप एनवायरनमेंट के लिए करें ताकि जो भी एनवायरनमेंट में इश्यूज हैं आप उनको खत्म कर पाए। तो ईवीएस का स्कोप क्या है? ईवीएस का स्कोप वही है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस किया था कि आप बच्चों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कराएं, उनको सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करवाएं, और नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में बच्चे समझ जाएं। फिर जब इस इंटरेक्शन को बच्चे समझ जाएंगे, इनके इनके बीच में जो डिपेंडेंसीज हैं उनको समझ जाएंगे, तो वो बेसिकली एनवायरमेंटल इश्यूज को भी समझ जाएंगे कि क्या क्या हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम एटीट्यूड्स वैल्यूज उजागर करें कि अवेयरनेस तो आ गई, अब उनके अंदर ऐसी फीलिंग हम लाएं, एटीट्यूड और वैल्यूज लाएं कि वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मोटिवेटेड हो। ठीक है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए मोटिवेटेड हो, साथ ही साथ हमें उनके अंदर कॉपरेशन और ऑनेस्टी जैसी वैल्यूज भी लानी पड़ेंगी ताकि जो उनका सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है उसमें वो लोगों से मिलजुल कर प्यार से रहें। और जब उनमें ये सारी मोटिवेशन आ जाएगी कि उनको एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करना है, उनके अंदर एटीट्यूड्स वैल्यूज आ जाएंगे कि उनको एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करना है, तो बेसिकली आपको उनको एक स्टेप फर्दर लेके जाना है कि वो मोटिवेटेड तो हो गए, अब वो कुछ एक्शन भी लें, कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लें, कुछ पॉजिटिव एक्शन लें, ताकि जो भी इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चाहे हमारे सोशल इश्यूज हैं जैसे कि डॉरी, जेंडर इश्यूज, उनको सॉल्व करने के लिए वो एक्शन लें। और जो ये आपने एटीट्यूड्स और वैल्यूज उनके अंदर लानी है कि जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को या सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट को जो इश्यूज फेस कर रहे हैं उनको हमें खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, वो एटीट्यूड्स वैल्यूज आप उनमें कैसे ला सकते हैं? उनसे कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं। जैसे आप उनसे जब प्लांटेशन ऑफ सीड्स करवाएंगे कि वो पेड़ों के बीज लगाएं, तो उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हम क्यों कर रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, हमें पेड़ उगाने चाहिए। जब आप उन्हें वाटर के जुडिशियस यूज के, हमें जितना पानी चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब बताएंगे, तो अगेन उनमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज और एटीट्यूड्स होंगे कि हाँ हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, वाटर को बचाना है, वाटर पोल्यूशन को बचाना है। और उनको आप अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए बोलेंगे, आसपास सफाई रखने के लिए बोलेंगे, तो अगेन उनमें एक अच्छे एटीट्यूड्स और वैल्यूज उजागर होंगे कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आप बच्चों से करवा सकते हैं एक्टिविटीज के तौर पे, या उनमें आदत डाल सकते हैं ताकि उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड आए, वैल्यू आए कि हमारे आसपास जो भी इश्यूज हैं हम उनको, उन इश्यूज को मिटा सकें। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट में जाते जाते, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल? के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ईवीएस टीचिंग से सबसे ज्यादा रिलेटेड है या ईवीएस टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ साइंस नहीं, साइंस के कंसेप्ट्स तो ईवीएस में पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करवाया जाता है। कनेक्टिंग लर्नर्स टू नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बिल्कुल सही, ईवीएस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या ऑब्जेक्टिव है या स्कोप है कि हम लर्नर्स को उनके नेचुरल और सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करवाएं, और इन एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे भी हम उनको जागरूक करवाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।